हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएएस पीसीएस होम। दोस्तों, ये वीडियो विजन आईएएस मेंस 365 का है और इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको फ्रीडम एट अ ग्लांस जो है हम डिस्कस कर रहे थे और वो पिछला वीडियो था, उसी का जो है ये पार्ट है। राइट टू फ्री स्पीच और भी कुछ चीजें हैं जो हम डिस्कस इसमें करेंगे। 2-3 टॉपिक जो है इसको फ्रीडम का जो टॉपिक है इसमें आज हम लोग खत्म कर लेंगे, क्योंकि आपका मेंस जो है जल्दी होने वाला था। इस टॉपिक को खत्म करते हैं। और क्या नाम है कि आपको पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का भी मेंस वाला करके जो है एक बुक आई है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यूपीएससी के। अगर वो आप चाहते हो कि उसको भी करवाया जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं उस पर भी आपको क्वेश्चंस लेकर जो है उनके जो भी क्वेश्चंस हैं 200-250 क्वेश्चंस हैं वो आपको करवा सकता हूँ यहाँ पर, अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहा तो। और वीडियो पसंद आए 200 लाइक जरूर कर दिया कीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। कोई सजेशन हो तो दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। राइट टू फ्री स्पीच जो है उसके बारे में कह रहा है, तो ये क्यों न्यूज में था। तो रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड रूल दैट नो एडिशनल रिस्ट्रिक्शन अदर देन दोज व्हिच आर परमिसिबल अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इम्पोज्ड ऑन फ्री स्पीच ऑफ पब्लिक फंक्शनरीज। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा कि और कोई भी एडिशनल रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया जाएगा। जो भी आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन के अगेंस्ट जो है, उसके अलावा कोई भी ऐसी चीजें जो है हम फिर से अलाउ नहीं करेंगे, कोई एडिशनल रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा। कुछ और चीजें जो दी गई है, स्टेटमेंट मेड बाय अ मिनिस्टर इवन इन द ऑफिशियल कैपेसिटी कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड विकेरियसली टू गवर्नमेंट बाय इन्वोकिंग प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी। कहा कि अगर कोई मिनिस्टर किसी तरह का स्टेटमेंट दे देते हैं, ऐसा स्टेटमेंट जो नहीं देना चाहिए किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट, किसी जेंडर के अगेंस्ट, तो वो जो है से ये बात लागू नहीं होता है जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये सारी जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मिनिस्टर की ऑफिशियल कैपेसिटी और वो अपने जो है इंडिविजुअल लेवल पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। सारे मिनिस्टर की रिस्पांसिबिलिटी या सारे इसकी जो है लोकसभा की रिस्पांसिबिलिटी वो नहीं है। Under Article 75 Clause 3 and 164 Clause 2, Council of Ministers is collectively responsible to the House of the People and Legislative Assembly of a state respectively। तो वही चीज है कि आर्टिकल 75 Clause 3 में और 164 Clause 2 में जो है कहा गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे आपको लोकसभा के प्रति और विधानसभा के प्रति जो है स्टेट में। Supreme Court stated that collective responsibility flows from Council of Ministers to individual ministers, not on reverse, namely from individual minister to Council of Minister। मतलब कहने का ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बातें हैं वो इनवर्स फॉलो करती है। मतलब कि ये जो यहाँ पर कहा जा रहा है वो वैसा नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से इंडिविजुअल मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आता है, कोई चीज आती है, तो वहां पे जो है से इंडिविजुअल मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल मिनिस्टर अगर कोई स्टेटमेंट देता है उससे पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 जो कि राइट टू फ्रीडम है, आर्टिकल 21 कैन बी रीइंफोर्स्ड इवन अगेंस्ट पर्सन अदर देन स्टेट और इट्स इंस्ट्रूमेंटलिटीज। तो ये जो है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, तो ये जो है सभी को जो है से प्रोवाइडेड है। उसके बाद ए मेयर स्टेटमेंट मेड बाय अ मिनिस्टर इनकंसिस्टेंट विद राइट्स ऑफ अ सिटीजन मे नॉट बिकम एक्शनेबल एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल टॉट। तो कहा जा रहा है कि कोई एक मिनिस्टर अगर स्टेटमेंट दे देते हैं, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट और जो कि इनकॉन्सिस्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कुछ राइट्स को वायोलेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जो है वो एक्शनेबल हो गया, उस पर एक्शन लेना जरूरी ही है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेटमेंट उन्होंने अगर ऐसा दे दिया है तो, बट if leads to an act of omission or commission by a public official then it is a constitutional tort। constitutional tort क्या होता है? is a violation of one's constitutional right, particularly fundamental rights, by an agent of government acting in his or her official capacity। A court of law can award monetary compensation to the victim in such a case। तो कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसा चीजें करना जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, गवर्नमेंट का एजेंट हो, जो गवर्नमेंट सर्विस में हो और उनके द्वारा उनके थ्रू ऐसी चीजें हो जाना जो फंडामेंटल राइट को वायोलेट करता हो, किसी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को वायोलेट करता हो, तो वो जो है उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट। ये एक लीगल टर्म है और इसमें कोर्ट क्या करेगा, जो भी विक्टिम होगा उनको मॉनेटरी कंपनसेशन भी कोर्ट जो है वो दिलवा सकता है। फैसेट्स ऑफ फ्री स्पीच का जो है कुछ फैसेट्स हैं, आप मेंस में इस तरह से लिखेंगे तो आपका आंसर जो है कुछ अच्छा अट्रैक्टिव दिखेगा।
तो अब क्या है फैसेट्स ऑफ द फ्री स्पीच, क्या क्या है, तो आप राइट टू साइलेंस भी है कि आप चुप रह सकते हो, आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो, ये आपके पास एक राइट है। फ्रीडम ऑफ प्रेस है, प्रेस के पास फ्रीडम है, लेकिन कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी है इन सारी चीजों में। राइट टू रिपोर्ट एंड ब्रॉडकास्ट, प्रेस जो है उसको ब्रॉडकास्ट कर सकती है, कुछ भी रिपोर्ट कर सकती है, आप भी रिपोर्ट कर सकते हो एज ए पब्लिक, जो है आप रिपोर्ट कर सकते हो, कहीं पे कुछ ऐसी चीजें इन्वॉल्वमेंट हो रही है, कहीं पे इलीगल चीज हो रहा है तो उसको रिपोर्ट कर सकते हो। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, आप जो है आपको हक है कि आपको बताया जाए कि देश में क्या चल रहा है। राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका हक है, आपका अधिकार है। अबाउट फ्री स्पीच, फ्री स्पीच क्या कहता है, फ्री स्पीच इज द लीगल राइट टू एक्सप्रेस और सीक आउट आइडियाज एंड ओपिनियंस फ्रीली विदाउट फियर ऑफ सेंसरशिप और लीगल एक्शन। तो फ्री स्पीच क्या है कि हम अपनी बातों को, अपने आइडियाज को, अपने एक्सप्रेशन को, अपने जेस्चर्स को फ्रीली रख सके, अपने ओपिनियन को हर जगह, अपने आइडियाज को जो है लोगों तक फैला सके, किसी भी डर के, किसी भी खौफ के बिना, किसी भी सेंसरशिप के बिना। लेकिन इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हमें लगाया गया आर्टिकल 19(2) में। Universal Declaration of Human Rights under Article 19 states that everyone has right to express their opinion freely in whichever way they want। तो Universal Declaration of Human Rights जो है अंडर आर्टिकल 19 में कहा गया है कि सभी को हक है कि वो अपनी बातों को जो है से ओपनली रख सकते हैं, अपने बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने ओपिनियन को जो है दे सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ कैसा भी जो है आप जेस्चर शो कर सकते हो, लेकिन इसमें भी ऐसी चीजें आप नहीं बोल सकते हो जो किसी को हार्म करे या देश के लिए खतरनाक हो। नीड ऑफ फ्री स्पीच क्यों जरूरी है, तो सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी, आप जो है अकाउंटेबल किसको ठहराएंगे, जिम्मेदार। मीडिया एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टिंग ऑन प्रेसिंग इश्यूज शेप पब्लिक परसेप्शन एनहांस गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। अब जो है क्या होता है कि मीडिया जिस चीज को चाहती है उसको बनाती है और जिसको चाहती है बिगाड़ती है। अगर कुछ प्रेसिंग इश्यूज है, कुछ अर्जेंट इश्यूज है जिस पे लोगों का ध्यान जाना चाहिए और मीडिया उस पे ध्यान अगर नहीं दिलवा पा रही है, अगर मीडिया उसको रिपोर्ट नहीं करेगी तो लोगों का ध्यान नहीं जाएगा, लोग मीडिया और गवर्नमेंट भी उस तरफ वर्क नहीं करेगी। लेकिन अगर मीडिया कंटिन्यूअसली उस चीजों को दिखाएगी, उस पर क्वेश्चन पूछेगी, तो लोग भी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराएंगे, उसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे। Active participation, free speech support fundamental right like freedom of assembly, empowering citizens to influence public decision making through protest and demonstration। तो फ्री स्पीच क्या करता है कि आपको जो है फंडामेंटल राइट को सपोर्ट करता है, जो कौन सा आर्टिकल 19 में कहा गया, जो आप फ्री स्पीच दे सकते हो, असेंबल हो सकते हो, कहीं भी जो है कोई भी डिसीजन ले सकते हो, प्रोपागेट कर, कोई भी आप अपना जो है प्रोफेशन प्रोपागेट कर सकते हो, डिमोन्स्ट्रेट प्रोटेस्ट कर सकते हो, ये सारी चीजों को जो है आपको, मतलब कि आप पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेशन करती है पब्लिक का। प्रमोट्स इक्वालिटी, campaign and openly addressing community issue can bring them to forefront, gain public support and halt human right abuses। तो ये इक्वलिटी भी प्रमोट करती है, डिस्क्रिमिनेशन को जो है वो कम करती है, जो है फ्री स्पीच जो है। नेसेसरी फॉर चेंज एंड इनोवेशन, फ्री स्पीच प्रोटेक्ट्स क्रिएटिव लाइसेंस ऑफ आर्टिस्ट एंड अलाउ देम टू डेवलप एंड शेयर आइडियाज फ्रीली। दिस कैन बी एकेडमी राइटिंग, थिएटर, कार्टून्स, विजुअल आर्ट्स etc। तो ये जो है आपको फ्री स्पीच क्या है कि आपको नए नए आइडियाज, नए नए इनोवेशन लेकर आती है बहुत सारे फील्ड में, बहुत सारे चीजों में, आर्ट के फील्ड में, कल्चर के फील्ड में, सिनेमा के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, किसी भी फील्ड में जो है नई नई चीजें आपको आती है, राइटिंग के थ्रू आइडियाज आते हैं, बहुत सारे जो इनोवेशन होता है। डेवलपमेंट, freedom of speech is crucial for freedom of thoughts as exposure to diverse ideas allows for independent perspective and meaningful discussion। तो ये जो है आपको क्या करता है कि आपको डेवलपमेंट करता है, आपको जो है एक नया आइडियाज देता है, आपको अपने आप को डेवलप करने का जो है अपॉर्चुनिटी देता है। Building blocks, free speech forms a foundation for other rights granted to the citizens such as freedom of press, which helps in inculcate a better informed public and electorate। तो ये दूसरे फंडामेंटल राइट, दूसरे चीजों में भी आपको मदद करती है, दूसरे राइट्स को भी इन्हांस करती है, और ये जो है आपके लाइफ को एक मतलब कि लोगों को फंडामेंटल, जैसे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इसमें एग्जांपल दिया गया है, उसके थ्रू क्या होता है कि हमें जो है से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। अगर मीडिया फ्री है, मीडिया कुछ भी बोलने की आजादी है, कुछ भी मतलब इन द सेंस कि जो सही है वो बोलने की आजादी है, मीडिया को दबाया नहीं जा चुका है, तो वो आप जो है पब्लिक भी इन्फॉर्म्ड होती है कि उसके इलेक्टोरेट, उसके जो है इलेक्टेड लीडर कैसे हैं। नीड ऑफ रिस्ट्रिक्शन, क्यों इस पे रिस्ट्रिक्शन भी जरूरी है वो पूछा जा रहा है, नेगेटिव चीजें भी। सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल 16th अमेंडमेंट एक्ट 1963 एडेड आर्टिकल 19(2) टू रेस्ट्रिक्ट स्पीच थ्रेटनिंग इंडिया और इंस्टिगेटिंग सेशनिस्ट मूवमेंट। तो मतलब कि कहा गया है कि 16th अमेंडमेंट में ये जो है आर्टिकल 92 जो है
वो रिस्ट्रिक्ट करता है कि जो भी चीज़ें इंडिया के इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी को थ्रेटन करता हो उस चीज़ों से रोकता है कि आप उस चीज़ों के बारे में फ्री स्पीच नहीं दे सकते, आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, सेशनिस्ट मूवमेंट जो है सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं चला सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट is of utmost important and imposing reasonable restriction on activities risking security of the nation is of vital importance। जो देश का जो सुरक्षा है, देश की जो सिक्योरिटी है, उसको भी जो है खतरा हो सकता है आपके फ्री स्पीच से। आप कुछ ऐसी चीजें बोल दो जो दुश्मन को या जो टेररिस्ट वगैरह को नहीं जानना चाहिए। Friendly relations with foreign states to curb malicious action to jeopardize reputation of country and to maintain positive relations with other countries in a globalized world। तो ये क्या होता है कि आप नॉर्मल पब्लिक हो या फिर नेता हो, अपने अपने फायदे के लिए क्या होते हैं, हम किसी दूसरे देश के खिलाफ जो है कुछ भी ऐसा बोल देते हैं और उससे क्या होता है, इंटरनेशनल रिलेशन एक अलग होता है। इंटरनेशनल रिलेशन में क्या है कि कोई किसी का ना दोस्त है ना कोई किसी का दुश्मन है, सब अपने अपने फायदे के लिए वर्क करते हैं। तो हमारा जो जिससे रिलेशन बना हुआ है, हम ऐसी चीजें ना बोल दें कि उससे जो है पूरे रिलेशन हमारा खराब हो जाए और दूसरा कंट्री जो है उसका फायदा उठा ले। जैसे अभी कुछ दिन पहले मालदीव्स के साथ हुआ था और चाइना जो है उसका फायदा उठा रहा था। अभी देखा उसके प्रेसिडेंट यहाँ आए थे मोदी जी के ओथ सेरेमनी में। तो ऐसा जो है इंटरनेशनल रिलेशन में हमें इमोशनल नहीं होना, इंटरनेशनल रिलेशन एक अलग चीज होता है। Public order, decency or morality to prevent marketing or distribution of explicit content in public places causing social unrest or discomfort to society। तो जो है कि ऐसे स्पीच आप ना दें, ऐसी चीजें ना करें जिससे पब्लिक ऑर्डर जो है डिसरप्ट हो, लोगों का डिसेंसी जो है वो वहां पे वल्गरिटी वगैरह प्रमोट हो, इस तरह की चीजें हमको अलाउ नहीं किया जाएगा फ्री स्पीच जो है, इसीलिए रिस्ट्रिक्शन जरूरी है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट टू मेंटेन स्टेचर एंड preserve public trust in judiciary, it is punishable under Article 129 and Article 215 by Supreme Court and High Court respectively। तो जो हमारे जुडिशियरी है वो जो है सुप्रीम होती है और जो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि गार्जियन जो है प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसके जो डिसीजन आते हैं उसको हम अगर चैलेंज करते हैं, उस पर क्रिटिसाइज करते हैं, तो क्या है कि वो उस पे जो है स्टेचर जो है उसका सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जो है उस पे सवाल उठता है। Defamation or incitement to an offense, First Amendment Act of 1951 added a provision clarifying that freedom of speech doesn't permit incitement of offense or communal violence। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही ऐड किया गया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप किसी कम्युनिटी, किसी कास्ट, किसी रिलीजन के खिलाफ क्या करें कि आप जो है इंसाइट करें, क्या तो वायोलेंस इंसाइट करें या कॉमनल प्रोपेगेंडा जो है आप फैलाएं, किसी को जो हेट स्पीच जो है वो आप लोगों को फैलाएं। तो ये चीजें इसको रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी है। वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है, arbitrariness, reasonable restriction under Article 19 Clause 2 should avoid arbitrariness and excessiveness, striking a balance between freedom and social control। तो जो है एकदम arbitrariness नहीं होता है, reasonable restriction जो है वो होना चाहिए कि मतलब कि ज्यादा arbitrariness भी हो और ज्यादा ये भी ना हो, मतलब एक्सेसिवनेस भी ना हो कि मतलब बहुत ज्यादा बोल भी लें अब कम भी ना बोलें, ऐसा चीज रिस्ट्रिक्शन ना हो कि एकदम ना बोलने दिया जाए, एकदम बहुत ऐसा बोले कि कुछ भी कोई कुछ भी बोल ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन, इन असेसिंग रीजनेबलनेस कोर्ट शुड कंसीडर द नेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंड प्रिस्क्राइब इन्फोर्समेंट प्रोसीजर ऑन द इंडिविजुअल फ्रीडम अराइविंग आउट ऑफ वर्डिक्ट। तो ये जो है नेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन बताना चाहिए कोर्ट को कि वर्डिक्ट देने से पहले कि क्या जो है किस तरह का रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। Education can help in development of understanding of free speech and promote its usefulness, such as protection of right of minorities, women empowerment, transparency in governance, etc। तो ये जो है आपको एजुकेशन के थ्रू बताया जा सकता है फ्री स्पीच जो है किस चीज के लिए जरूरी है, जैसे कि माइनॉरिटीज के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वीमेन को एम्पावर करने के लिए, एजुकेशन के लिए, ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट के ट्रांसपेरेंसी के लिए, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करने के लिए, ये इस चीजों के लिए जरूरी है। अवेयरनेस, पब्लिक ऑथोरिटीज, एनजीओ, सीएसओ, एटीसी कैन हेल्प इन प्रमोटिंग अवेयरनेस विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पीच। तो ये सब जो पब्लिक ऑथोरिटीज है, एनजीओ, एससीओ वगैरह, जो ये सारी चीजें हैं, ये जो है फ्री स्पीच को प्रमोट करने में, कि फ्री स्पीच के रिगार्डिंग अवेयरनेस को प्रमोट करने में हेल्प कर सकती है। हेट स्पीच क्या है, तो हेट स्पीच के रिगार्डिंग जो है अभी जो है से एक ये आया था कुछ पिछले साल जो है, सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश टू टेक सुओ मोटो एक्शन अगेंस्ट एनी हेट स्पीच क्राइम्स टेकिंग प्लेस विद इन देयर जुरिसडिक्शन। तो कुछ हेट स्पीच जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया था सुप्रीम कोर्ट का, उसी लिए ये जो है वर्डिक्ट आया था और ये इन्होंने ये 3 स्टेट जो है दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को ये
जो है से कहा था कि आप लोग जो है सुओ मोटो जो है एक्शन लीजिए अगर कोई फ्री हेट स्पीच दे रहा हो। सुओ मोटो मतलब खुद जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन जाए एफआईआर करने तभी आप उस चीज को रोकेंगे या अरेस्ट करेंगे। आप खुद ब खुद जो है स्टेट को ये करना है कि अगर कोई हेट स्पीच दे रहा है तो उसको अरेस्ट करना होगा या उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी होगी। Supreme Court, while hearing a plea to curb hate speech in a country, issued a set of interim direction to government of NCT of Delhi, Uttarakhand, Uttar Pradesh, including तो क्या जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या कहा है? Hate speech cases should be suo motu registered and offender should be proceeded against in accordance with the law। तो suo motu जो है के तौर पे इसको रजिस्टर करना चाहिए कि लोग स्टेट खुद ब खुद उस केस को रजिस्टर करे और उस पर एक्शन दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट एनी हेजिटेशन टू एक्ट एज पर डायरेक्शन वुड बी व्यूड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा नहीं करता स्टेट तो इसको माना जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आर्टिकल 127 और 215। लेजिस्लेशन अराउंड हेट स्पीच के लिए लेजिस्लेशन क्या क्या है देखते हैं। लेजिस्लेटिव प्रोविजन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। 19(2) gives all citizens the right to freedom of speech and expression but subject to a reasonable restriction and preserving inter alia public order, decency और morality। वही जो अभी हमने डिस्कस किया कि राइट टू स्पीच है बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि ये सारी चीजें मेंटेन रहनी चाहिए। इंडियन पैनल कोड आईपीसी 1860 ये अब चेंज हो चुका है, इसका आईपीसी का जो धारा बहुत सारी चेंज हो चुकी है लेकिन ठीक है। 53A, 53B to 98 etc. IPC 1860 deals with the speech or words that could could create mischief, outrage religious beliefs or cause imputations to national integration। अगर ऐसी चीजें होती हैं जिससे क्या होता है कि रिलीजियस बिलीफ का आउटरेज होता है, मतलब रायट वगैरह हो जाती है, उसके बाद जो है ऐसे नेशनल इंटीग्रेशन को खतरा है, तो इन सब चीजों को ये रेस्ट्रिक्ट करता है इंडियन पैनल कोड जो है आईपीसी का ये धारा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में क्या है कि सेक्शन 8 डिस्क्वालीफाइज अ पर्सन फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन इफ ही और शी इज कन्विक्टेड फॉर इंडल्जिंग इन एक्ट्स अमाउंटिंग टू इलिजिटिमेट यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो जो है डिस्क्वालीफाई कर जाएगा अगर कोई पर्सन जो है अगर कन्विक्ट हो जाता है हेट स्पीच में किसी कम्युनिटी के खिलाफ कुछ बोल रहा हो तो उनको सेक्शन 8 के तहत। Section 123 3A and Section 125 prohibits promotion of enmity on grounds of religion, race, caste, community or language in connection with election as a corrupt electoral practice and prohibits it। तो Section 123 3A और Section 125 भी जो है आपको प्रोहिबिट करता है कि कोई भी जो है प्रमोट नहीं करेंगे आपस में दुश्मनी, आपस में हेट स्पीच ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और कम्युनिटी के अगेंस्ट जो है किसी भी कम्युनिटी के अगेंस्ट आप ऐसी चीजें नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी को हो गया था, आपको पता होगा कि डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था पहले, उन पे जो है मोदी कम्युनिटी के जो है से केस हुआ था, उसके बाद 2 साल की सजा भी सुना दी थी गुजरात कोर्ट ने, बाद में इसको खत्म कर दिया गया। उनका जो है कैंडिडेचर जो है वो भी कैंसिल हो गया था लेकिन फिर बाद में बहाल कर दिया गया। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 सेक्शन 7 पेनलाइज इंसाइटमेंट टू एंड एनकरेजमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी थ्रू वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन और बाय साइन और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज। तो सेक्शन 7 जो है वो पूरी तरह से पेनलाइज करता है कि अगर कोई भी अनटचेबिलिटी को इनकरेज करता है, छुआछूत को, चाहे वो लिख कर या बोल कर या कोई साइन दिखाकर, तो ये जो है पनिशेबल है। आर्टिकल 17 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करता है, एबॉलिश करता है पूरी तरह से। ये पूरी तरह से एब्सोल्यूट राइट है। हेट ये चीज हमने देख लिया। अबाउट हेट स्पीच, लॉ कमीशन इन इट्स 267th रिपोर्ट डिफाइंड हेट स्पीच एज एन इंसाइटमेंट टू हेट्रेड primarily against a group or a person defined in terms of race, ethnicity, gender, sexual orientation, religious belief etc। तो हेट स्पीच जो है लॉ कमीशन का 267वां रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें हेट स्पीच के अंडर आती है अगर कोई जो है किसी ग्रुप के खिलाफ जो है कुछ ऐसी चीजें फैला रहा है जो कि जेंडर, सेक्सुअल रिलीजियस बिलीफ के अगेंस्ट हो। देयर इज नो स्पेसिफिक लीगल डिफिनेशन ऑफ हेट स्पीच इन इंडिया। तो कुछ ऐसा लीगल डिफिनेशन नहीं है हेट स्पीच का। इंपॉर्टेंट जुडिशियल अनाउंसमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेट स्पीच, तो क्या क्या है देखते हैं। स्टेट ऑफ कर्नाटक एंड ANR वर्सेस डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया 2004 में प्रवीण तोगड़िया और स्टेट ऑफ कर्नाटक का जो है ये आपको केस है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्टेट और द डिस्ट्रिक्ट ऑथोरिटीज वेर वेल विद इन देयर राइट टू प्रोहिबिट एंट्री सो दैट वन डज नॉट मेक स्पीचेस व्हिच क्रिएट पब्लिक डिसऑर्डर इश्यूज। तो इनको मना कर दिया था कि कर्नाटक में जो है घुसने नहीं दिया गया था कि आप जो है नहीं आके, क्योंकि हेट स्पीच की वजह से जो है दूसरे कम्युनिटी के अगेंस्ट जो है रिलीजन के अगेंस्ट ये कुछ चीजें बोल गए थे जिसकी वजह से इनको मना कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट स्टेट के पास राइट है कि ऐसे लोगों को रोका जाए।
प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड वारेस्ट 2014, सुप्रीम कोर्ट लेस डाउन सर्टेन गाइडलाइंस विद रिगार्ड टू पॉलिटिशियंस मेकिंग इन्फ्लामेटरी स्पीच। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दिया था, जो कि पॉलिटिशियन वगैरह बोलते रहते हैं, जानते ही इलेक्शन टाइम तो बोलते ही है। इशूज विद द हेट स्पीच। हेट स्पीच के लिए इशूज क्या क्या इशूज जो है इसके साथ है। हेट स्पीच फ्यूल डिस्क्रिमिनेशन, मार्जिनलाइजेशन एंड अनफेयर ट्रीटमेंट बाय रीइंफोर्सिंग स्टीरियोटाइप्स एंड प्रेजुडिसेस लीडिंग टू सोशल एक्सक्लूजन एंड डिनाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर सर्टेन इंडिविजुअल और ग्रुप्स। ये सारी चीजें जो है हेट स्पीच की वजह से डिस्क्रिमिनेशन फैलता है, लोगों एक दूसरे को जो है गलत तरह से ट्रीट करते हैं, उसको सोशल एक्सक्लूजन हो जाता है, छुआछूत होने लगता है, किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप के खिलाफ ऐसा हो सकता है। It affects individual overall psychological health by inducing stress, anxiety, depression, damaging self-esteem, sense of belongings। तो ये सारी चीजें किसी के अगेंस्ट अगर हेट स्पीच और किसी को छुआछूत इन सब चीजों का सामना करना पड़े तो उसमें क्या होगा, एंजाइटी हो जाएगा, स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा, ये सारी चीजों जो है वो हो जाएगी। इंडिविजुअल हो या कोई भी हो, उनका फैमिली हो तो हो सकता है। इंसाइट इंडिविजुअल और ग्रुप टू कमिट वायलेंस अगेंस्ट टारगेटेड इंडिविजुअल और कम्युनिटीज। दूसरा ग्रुप जो है क्या होगा, अगर हेट स्पीच हो रहा है तो लोग जो है मोबिलाइज हो जाते हैं और उसके अगेंस्ट जो है कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो वो चाहे इंडिविजुअल और कम्युनिटी के अगेंस्ट जो है कुछ भी कर सकते हैं, राइट वगैरह हो सकता है, लोगों की जान माल जो है जाती है। बैलेंसिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड काउंटरिंग हेट स्पीच रिक्वायर्स केयरफुल लेजिस्लेशन एंड एनफोर्समेंट टू एड्रेस हार्म विदाउट सप्रेशन एक्सप्रेशन। तो जो है इसमें बैलेंस की जरूरत है कि दोनों में एकदम बैलेंस हो, हेट स्पीच ना हो और फ्रीडम ऑफ स्पीच भी ऐसा ना हो कि कुछ भी बोला जा सके। तो इसमें एक ऐसा लेजिस्लेशन हो, एक ऐसा लॉ हो जो दोनों को बैलेंस करके चले। सजेशन टू टैकल हेट स्पीच, क्या क्या सजेशन हम दे सकते हैं। लॉ कमीशन हैज प्रपोज्ड 2 न्यू सेक्शंस। लॉ कमीशन ने 2 न्यू सेक्शन दिया था, क्या, सेक्शन 153C एंड सेक्शन 505A इन आईपीसी टू क्रिमिनलाइज हेट स्पीच स्पेसिफिकली। तो उन्होंने कहा था कि आईपीसी की 153C और 505A के तहत हम जो है क्रिमिनलाइज कर सकते हैं हेट स्पीच को किस किस सिनारियो में। सिमिलर प्रपोजल हैव बीन मेड बाय बेज बरुआ कमिटी एंड विश्वनाथन कमिटी। ये प्रपोजल जो है सेम प्रपोजल जो है ये कमिटी ने दिया था, बेस बरुआ और विश्वनाथन कमिटी ने। ऑल्सो कमिटी फॉर रिफॉर्म इन क्रिमिनल लॉज फॉर्म्ड इन 2020 इज एग्जामिनिंग इशू ऑफ हैविंग ए स्पेसिफिक प्रोविजन टू टैकल हेट स्पीच। जो है इसके लिए ये कमिटी है, कमिटी फॉर रिफॉर्म इन क्रिमिनल लॉज। Implementing a robust code of conduct is essential for media agencies like YouTube, Twitter and Facebook to effectively curb hate speech। तो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इसको एक जो है से बहुत तगड़ा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि इनके प्लेटफॉर्म पे कोई हेट स्पीच होता है किसी तरह का तो इनकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, या फिर ये जो है उस चीजों को अपने प्लेटफॉर्म पे आने न दे। Promoting empathy, fostering diversity and strengthening legal framework to combat hate speech are important for fostering an inclusive and tolerant society। तो हमें जो है हेट स्पीच को कम करने के लिए क्या है, लोगों में एम्पैथी जो है वो प्रमोट करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए, डाइवर्सिटी के बारे में, लीगल फ्रेमवर्क जो है हमारा जो लीगलिटी है उसको मजबूत करना चाहिए कि लोगों को जो है डर हो कि अगर हेट स्पीच एक दूसरे के खिलाफ जो है आप दुश्मनी फैलाएंगे तो हमें जो है उसका सजा भी भुगतना पड़ेगा। राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है, खुद के अगेंस्ट जो है गवाह बनना। तो वाई न्यूज क्यों न्यूज में है, तो केरल हाई कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट शील्ड एन अक्यूज्ड फ्रॉम बीइंग कंपेल्ड टू प्रोवाइड अ ब्लड सैंपल इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। तो आर्टिकल 20 और क्लॉज 3 में कहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बार नहीं करता है किसी को कि आप जो है से इसका जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपना ब्लड सैंपल या कुछ भी सैंपल डीएनए के लिए आप नहीं देंगे। तो ये चीज जो है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में नहीं आता है। तो ये आपने देखा होगा महारानी मूवी आई थी उसमें भी जाता है ब्लड सैंपल लेने तो देता नहीं है नेता। व्हाट इज राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 20 clause 3 which says no person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself। वही बात है कि किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं किया सकता है कि आप अपने खिलाफ गवाही दो। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में ये कहता है, या आर्टिकल 20 और 21 जो है सस्पेंड नहीं होता है इमरजेंसी के टाइम में भी। दिस इज वन ऑफ द बेसिक टेनेंट ऑफ ब्रिटिश कोड ऑफ पीनल jurisprudence which USA followed and introduced into their constitution। ये ब्रिटिश का कोड था जिसको यूएसए ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया है। इम्प्लीकेशन ऑफ राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तो क्या क्या है देखते हैं इम्प्लीकेशंस। अवॉइड मिसकैरेज ऑफ जस्टिस अगेंस्ट द इम्प्रॉपर कंपल्सन और यूज ऑफ टॉर्चर। तो जो है आपको टॉर्चर वगैरह जो करते हैं इसके लिए जो है ये जरूरी है कि आपको आप गवाही ले लेते हैं टॉर्चर करके। प्रमोट्स स्पिरिट ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड फेयर ट्रायल एज पुलिस कैन नॉट कोयर्स एनीवन टू कन्फेस अ
क्राइम। तो जबरदस्ती भी कभी कभी ऐसे ऐसे टॉर्चर किया जाता है, लोग मजबूरी में आके नहीं भी करते हैं तो वो चीज को अपने ऊपर ले लेते हैं। राइट टू रिमेन साइलेंट एंड नॉट डिस्क्लोज एनीथिंग आउट ऑफ फोर्स। तो गवाह जो फोर्स अप्लाई करके जो है आप उसको कोई भी चीज उससे कबूलवा नहीं सकते हैं, वो चुप रहने का उसके पास अधिकार है। ओनर्स रेस्ट अपॉन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द गिल्टी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। और ये सारी चीजें जिम्मेदारी किसकी है? जो प्रोसिक्यूशन है उसकी है कि वो प्रूव करे कि ये पर्सन जो है गिल्टी है, वो सबूत लेकर आए कि कैसे ये गिल्टी है और जज उसको गिल्टी साबित करे और जज उस पर वर्डिक्ट दे। राइट टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये तो है ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जब तक जो है ये सजा नहीं मिल जाता तब तक क्या है? मासूम है, गिल्टी है, तब तक क्या है? इनोसेंट है। व्हाई डज नॉट अप्लाई? तो ये अप्लाई क्यों नहीं होता है? ये ब्लड सैंपल वाला केस। प्रोसीजर ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, production of material object, right against self incrimination does not cover the mandatory production of physical evidence such as documents or weapons relevant to a criminal investigation। तो दोस्तों आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर पसंद आ रहा है तो भूल गए होंगे बीच में तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन डज नॉट कवर द मैंडेटरी प्रोडक्शन ऑफ फिजिकल एविडेंस सच एज डॉक्यूमेंट्स और वेपन्स रिलेवेंट टू क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। तो आपको इससे प्रोटेक्ट नहीं कवर नहीं करता है कि आप जो है एविडेंस प्रोवाइड ना करें। अगर आपका एविडेंस है कहीं पे रखते हो जिस चीज से अगर कोई क्राइम आपने किया है तो वो प्रोवाइड कीजिएगा। वो जो है अगर प्रोवाइड करते हैं तो पता चल जाएगा कि ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन का पार्ट नहीं है। Physical specimen right does not protect a person from providing a thumb impression, specimen signature, blood specimen और exhibiting the body। तो ये सारी चीजें जो है उसको जो है ये राइट जो है 20 या क्लॉज 3 जो है प्रोटेक्ट नहीं करता है कि आप थंब अपने उंगली का निशान ना दें, सिग्नेचर ना दें, ब्लड सैंपल ना दें, ये सारी चीजें ऐसा नहीं है। लिमिटेड टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन इन सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग। तो ऐसा नहीं है, सिविल में भी आपको ये चीजें प्रोटेक्ट नहीं करती है। तो क्रिटिसिज्म ऑफ राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, क्रिटिसिज्म क्या क्या है, इसके लिए क्रिटिसाइज क्या क्या होता है। गोज अगेंस्ट ड्यूटी टू कोऑपरेट इन इन्वेस्टिगेशन, तो ये है कि ये इसके अगेंस्ट जाता है कि कोऑपरेशन नहीं मिल पाता इन्वेस्टिगेशन में, बहुत ज्यादा जो है पुलिस को घूमना पड़ जाता है। टास्क ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स एंड प्रोसिक्यूटर इज मेड अनड्यूली डिफिकल्ट बाय अलाउइंग द अक्यूज्ड टू रिमेन साइलेंट, चुप रहता है, पूछते रहती है पुलिस पूछती रहती है, कुछ भी जवाब नहीं मिल पाता है। डज नॉट डिटर इम्प्रॉपर प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तो ये जो है प्रोसेस प्रोटेक्ट गिल्टी एट द कॉस्ट ऑफ सच लार्जर सोसाइटल ऑब्जेक्ट्स। तो कभी कभी क्या होता है कि जो भी पर्सन गिल्टी भी पर्सन है इसमें जो है वो बच जाते हैं। स्कोप रेस्ट्रिक्टेड टू टेस्टिमोनियल एक्ट्स व्हाइल एक्सक्लूडिंग फिजिकल एविडेंस व्हिच कैन बी एक्सट्रैक्टेड थ्रू कंपल्सन। तो ये जो है ये होना चाहिए कि फिजिकल एक्ट नहीं होना चाहिए, और बाकी जो है जो आप जो है फिजिकल एविडेंस अगर कहीं पर है तो उसको निकालने के लिए जो है ये स्कोप जो है रेस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, कि मतलब कहीं पे कोई वेपन्स है, कुछ ऐसा चीजें हैं जो आपको फिजिकल एविडेंस मिल जाता है। इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ऑन राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तो क्या क्या है देखते हैं। एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा 1954, सुप्रीम कोर्ट हैज वाइडेंड द स्कोप आर्टिकल 20 क्लॉज 3 गिविंग आउट द फॉलोइंग एसेंशियल, पर्सन मस्ट बी एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। तो जो है इसमें कहा कि आप एमपी शर्मा और सतीश चंद्रा केस में कि पर्सन जो है किसी केस के अक्यूज होना चाहिए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंपल्सन टू बी विटनेस, तो अपने जो है विटनेस जो है अपने खुद के इसमें विटनेस में जो है उसको प्रोटेक्शन है कि खुद भी विटनेस नहीं हो सकते हैं। कंपल्सन टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ, तो उसमें प्रोटेक्ट करते हैं कि आप अपने अगेंस्ट जो है एविडेंस दें, ऐसा कंपल्सन नहीं किया जा सकता है। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू ओघट 1961 केस, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट ऑब्टेनिंग फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट, सिग्नेचर एंड थंब इंप्रेशंस शुड नॉट वायोलेट द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन ऑफ एन एक्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारी चीजें अगर देने जो है अगर एक्यूज से लिया जाता है तो वो वायोलेट नहीं करती है उसके फंडामेंटल राइट को। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक 2010, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नार्को एनालिसिस टेस्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ द एक्यूज्ड वुड अमाउंट टू वायोलेशन ऑफ द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो नार्को जो एनालिसिस टेस्ट होता है वो उसके कॉन्सेंट के बगैर जो है उसका वायोलेशन है सेल्फ इंक्रिमिनेशन का। ऑल्सो रिजल्ट ऑफ दीज टेस्ट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कॉन्फेशंस ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू एक्सरसाइज चॉइस इन आंसरिंग क्वेश्चन। ये जो है इसका जो रिजल्ट है, इसका जो टेस्ट का रिजल्ट है वो भी जो है आपको कॉन्फेशन के तौर पे यूज नहीं किया जाता है, आपको कोर्ट उसको मानने नहीं देगी। हाउएवर ऑब्टेनिंग अ डीएनए सैंपल फ्रॉम द अक्यूज्ड इज परमिटेड, लेकिन डीएनए सैंपल हाँ अगर ये कन्फेशन में कुछ ऐसी चीजें बताता है और वो कुछ एविडेंस बताता है और वो एविडेंस आ जाता है तब इसको माने हो जाएगा।
कंक्लूजन क्या है? राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन as enshrined under Article 20 Clause 3 prima facie preserve the interest of a person accused of an offence, but as a fundamental principle it also preserve the interest of a state by ensuring fair trial so to maintain law and order in society। तो दोनों को भी करता है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन से बचाता है और स्टेट को भी ये है कि फेयर ट्रायल जो है पूरी तरह से स्टेट भी जिम्मेदार नहीं रहता, फेयर ट्रायल हो पाता है। तो ये जो है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का ये प्रोजेक्ट था। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट जो है रिजर्वेशन के बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।